नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तालिबान के रिस्पेक्ट में एक न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज क्या है कि भाई तालिबान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि हम पीस टॉक्स की तरफ कमिटेड हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान में एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम चाहते हैं। अब भगवान की दया हो, अगर ये 1996 से लेके जो 2001 तक का राज था तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर, वैसा सिस्टम ना चाहते हो। ये किस प्रकार का जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम चाहते हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं, बट लड़ ये कंटिन्यूसली रहे हैं। तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भाई ना अफगानियों को चिंता करने की जरूरत है और ना ही ये वेस्टर्न कंट्रीज को चिंता करने की जरूरत है, ना ही यूएसए को चिंता करने की जरूरत है। यूएस जा रही है, टाटा बाय बाय, आप जाओ, हम देख लेंगे यहाँ पे। तो हम एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम अफगानिस्तान में स्थापित करेंगे और पीस के प्रति हम बिल्कुल यहाँ पे समर्पित हैं। हम पीस लेके आएंगे। अब बोल तो रहे हैं पीस लेके आएंगे, लेकिन पीछे से गोलियां पूरी चालू हैं। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे ये तालिबान वाले बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे। अभी कितना सही तरीके से करेंगे इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। यहां पे हमको तालिबान की जो सोच है, तालिबान की जो हिस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ये जो लाल लाल रंग के इलाके दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये अभी तालिबान के कंट्रोल में है। ये जो आपको इस कलर में इलाके दिख रहे हैं, ये वाले कलर में, ये कंटेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ पे सरकार का भी कंट्रोल है, तालिबान का भी कंट्रोल है। 1996 से लेके जो 2001 तक का टाइम था ना भाई, पूरा इतना बड़ा जो अफगानिस्तान का हिस्सा था ना, इसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल आ गया था। तालिबान जबरदस्त ताकतवर हो गया था, लेकिन उस समय पे तालिबान ने बहुत अत्याचार किए थे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में तालिबानी है कौन। क्योंकि यहाँ पे तालिबान तालिबान आता रहता है, तो जिसने इस टॉपिक के बारे में पहले नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता होगा कि हु आर दीज तालिबान। तालिबान, अगर आप पाश्तो लैंग्वेज में इस तालिबान शब्द को कन्वर्ट करो तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट। आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स रूरल ट्राइब्स थी, पेस्टोरल ट्राइब्स थी पहले, और काफी वायलेंट ट्राइब्स से आपस में लड़ रही हैं। इनकी लड़ाई आपस की बहुत सालों से चलती चली आ रही है। अगर आपने ये मूवी देखी हो अक्षय कुमार वाली केसरी, तो उस मूवी में भी देखा होगा कि वो जो अफगान लीडर होता है वो अलग अलग ट्राइब्स को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा होता है अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो ट्राइबल डोमिनेटेड आप कह सकते हो लैंडस्केप है अफगानिस्तान का। ठीक है, वहां पे पाश्तू कम्युनिटी के लोग हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। पाश्तून भी पाए जाते हैं, तजीक भी पाए जाते हैं, हजारा भी पाए जाते हैं, उज़्बेक, अहमक, तुर्कमेन, बलोच, बहुत सारे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो एस्टिमेट है वो पाश्तून का है। 27% जनता आप कह सकते हो पाश्तून है अफगानिस्तान में। सॉरी, 42%। 42% जनता पाश्तून है, 27% जनता तजीक है, 9% जनता हजारा है। आपको पता है जो तालिबान के सपोर्टर्स है ना, ज्यादातर इस पाश्तून कम्युनिटी के हैं। जो ये ईस्टर्न और साउदर्न अफगानिस्तान का पूरा पाश्तून इलाका था ना, यहीं पे इस तालिबान के मूवमेंट को जोर मिला है। तालिबान में हुआ क्या कि 1994 में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कंदाहार सिटी को जीत लिया, और उसके बाद इनका टारगेट था कि काबुल सिटी को जीतेंगे। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान का मैक्सिमम इलाका कंट्रोल में था, लेकिन तालिबानी ऐसे उठ के आगे नहीं आए। 1994 से जो इन्होंने अपना नियम चालू किया, रूल चालू किया, और 1996 से लेकर 2001 तक ये लिटरली राज में रहे। ये कौन से बेसिस पे राज में रहे, इसके लिए मैं आपको अपने इस आर्टिकल के थोड़ा नीचे लेके जाना चाहता हूं। ये पर्टिकुलर जो येलो में आपको इमेज नजर आ रही ना, इस इमेज को देखिए। 1970 में क्या हुआ, एक्चुअली में 1970 नहीं, एग्जैक्टली 1973 में कूप हुआ था। मोहम्मद जहीर शाह करके एक लीडर थे, काफी बहुत लंबे समय से लीडर के किंग थे अफगानिस्तान के। 1973 तक मोहम्मद जहीर शाह किंग रहे थे अफगानिस्तान के। इटली गए थे ये अपना इलाज कराने के लिए। उस समय पे इनके ही एक रिश्तेदार थे, दाऊद करके नाम था, मोहम्मद दाऊद खान। मोहम्मद दाऊद खान ने कूप डिएटैट कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, और 1973 में मोहम्मद दाऊद खान गद्दी पर बैठ गया। तो 1973 तक जहीर शाह गद्दी पर बैठा था। 1973 के बाद मोहम्मद दाऊद खान गद्दी पर बैठा, उसने रिपब्लिक बोल दिया देश को। अब 1973 से लेकर 1979 तक चीजें थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। 1978 में एक घटना हुई कि पीडीपीए पावर में आ गई। पीडीपीए का फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो पीडीपीए थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ये पावर में आ गई सौर रेवोल्यूशन के थ्रू 1978 में। तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स काफी डिस्टर्ब थी। 1973 तक जहीर शाह का राज था, उससे कोई ज्यादा खुश नहीं था। जहीर शाह के बाद मोहम्मद दाऊद खान का राज आया, इससे भी ज्यादा खुश नहीं थे लोग। 1978 में फिर से सौर रेवोल्यूशन हो जाएगा, पीडीपीए आ जाएगी,
इससे भी ज्यादा खुश नहीं होंगे लोग। अब क्या होगा कि पीडीपीए की भी हटने की हालत आ गई। पीडीपीए को बैक एंड से सोवियत यूनियन सपोर्ट देता था। सोवियत यूनियन को लगा कि अफगानिस्तान में एंट्री हो सकती है, तो सोवियत यूनियन ने पीडीपीए की मदद करने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर अपना लिटरल कब्जा जमाने के लिए सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। और 1979 से लेकर 1989 तक, इनफैक्ट आप देखोगे तो 1992 तक जिस भी रूलर को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था वो राज में बैठा रहेगा। लेकिन 1992 में क्या होगा कि वर्चुअली सोवियत यूनियन का जो भी थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस था अफगानिस्तान में वो खत्म हो गया था। लेकिन आप समझिए 1979 में सोवियत यूनियन ने अटैक किया और 1992 तक कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का इंफ्लुएंस रहा अफगानिस्तान में। 1992 तक बिल्कुल खत्म हो गया। इनफैक्ट 1989 के बाद ही सोवियत यूनियन का जो डाउनफॉल था वो शुरू हो चुका था अफगानिस्तान में। और सोवियत यूनियन को भगाने में यूएसए का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि उस समय पे सोवियत वर्सेस यूएसए के बीच में चलता था सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई, एक आइडियोलॉजिकल कोल्ड वॉर चलता था जिसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन 1992 में जब ये सोवियत बैक गवर्नमेंट अफगानिस्तान में गिर गई तो सबने मिलकर एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया अफगानिस्तान का। ठीक है भाई, फाइनली एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया अफगानिस्तान का। ये थी अफगानिस्तान की सरकार। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि कुछ आप कह लीजिए कि मुजाहिदीन को, कुछ विस्फोटक दस्तों को पीछे से यूएसए सपोर्ट दे रहा था। यूएसए क्यों सपोर्ट दे रहा था? क्योंकि वो सोवियत यूनियन को बाहर खदेड़ना चाहता था और कहीं ना कहीं उसने सोवियत यूनियन को खदेड़ दिया। यूएसए, सऊदी अरेबिया यहां पे सब एक खेमे में थे। ठीक है, तो यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया, ये मुहाजिदीन को सपोर्ट दे रहे थे। और ये जो फाइटर्स थे, ये फाइटर्स कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। सोवियत यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव था अफगानिस्तान में उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। एंड में आप देखोगे कि ये मुजाहिदीन जीत जाएंगे और सोवियत यूनियन वापस भेज दिया जाएगा और अफगानिस्तान में एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दिया जाएगा 1992 में। लेकिन ये जो मुजाहिदीन थे ये 1992 में गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देंगे। आपको पता है कि ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी है और ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी में इनहेरेंटली एक केंद्र सरकार का कंट्रोल हो ये काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे मुजाहिदीनों ने बोला कि हम नहीं मान रहे केंद्र सरकार का सपोर्ट, हम तो अपने अपने इलाके में राज करेंगे। और एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1993 में। और आप देखोगे कि 1996 तक ये सिविल वॉर चलेगा। इस बीच में 1994 में उदय होगा आपका तालिबान का। बहुत छोटे ग्रुप की तरह तालिबान का उदय होगा, लेकिन ये तालिबान बहुत तेजी से ऊपर उठेगा और 1996 में ऑलमोस्ट पूरा का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर ये तालिबान अपना कब्जा जमा लेगा। और 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान शरिया इस्लामिक नियम के हिसाब से यहां पे राज करेगा, जहां पे ना औरतों को किसी भी प्रकार के कोई राइट्स थे, ना ही प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कोई एंट्री अलाउड थी। बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून थे, बिल्कुल ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। आज की डेट में जब ये अनाउंसमेंट तालिबान की तरफ से आई है कि हम एक प्रॉपर इस्लामिक सिस्टम को अफगानिस्तान में सेटल करना चाहते हैं, लोगों को 1996 से लेकर 2001 का समय याद आ रहा है। 1996 से लेकर 2001 के टाइम पीरियड में कतई हद कर दी थी तालिबान ने। तो सबको यही याद आ रहा है कि भाई तालिबान से क्या उम्मीद की जा सकती है, इनकी तो सोच ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव वाली है। तो ये किसी भी प्रकार के राइट्स देंगे वुमेन को, किसी भी प्रकार के प्राइवेट एंटरप्राइज को अलाउ करेंगे, थोड़ा भी मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इस बात के देखिए कोई चांस नहीं है। ये शरिया और इस्लामिक लॉ के हिसाब से राज करेंगे। और शरिया इस्लामिक लॉ में बिल्कुल कोर शरिया इस्लामिक लॉ अगर आप लगाते हो तो कोई भी वुमेन राइट्स नहीं होंगे। तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में आई है, जो थोड़ी बहुत वुमेन राइट्स अफगानिस्तान में आए हैं, वो सब चले जाएंगे। अगर डेमोक्रेसी लाने पे एग्रीड होता तालिबान, तो ये जो पीस डील के ऊपर बातचीत हो रही है, इस्तांबुल में बातचीत होने की बात की गई, डोहा में हुई, कतर में हुई, उसमें कुछ तो निकलता ना फल। कोई फल नहीं निकला। क्यों फल नहीं निकला? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे ये जो तालिबान है वो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं कर रहा, वो एक इस्लामिक सिस्टम की बात कर रहा है। और इस्लामिक सिस्टम में वो मुस्लिम क्लर्जी को ऊपर बैठाएगा। तो ये जो तालिबान के लीडर होंगे वो मुल्ला साहब उसके हेड पे बैठेंगे और वही सारा का सारा राज चलाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी यहाँ पे आने वाली है नहीं। और वुमेन्स को राइट मिलेंगे इस बात के भी कोई चांसेस है नहीं। तो ये है हिसाब। एक्चुअली में तालिबान एक एथनिक ग्रुप ही है, ज्यादातर इसमें पाश्तून्स हैं और ये अफगानिस्तान के ही लोग हैं। अफगानिस्तान की रूरल एथोस में ये लोग बसे हुए हैं और इनको अफगानिस्तान में हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। 2001 से अमेरिका जंग लड़ रहा है। शुरू में तालिबान को घसेड़ दिया, तालिबान ने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर रीग्रुप किया और फिर से उठ के तालिबान वापस आया। सिविलियंस को बिल्कुल थोक के भाव काटा है अफगानिस्तान में तालिबानियों ने, चाहे वुमेन हो चाहे बच्चे हो, किसी को नहीं छोड़ा। रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप की तो खैर नहीं है वहां पे, कोई रह के दिखा दे सिख और हिंदू मार देंगे बिल्कुल। नाम के बचे हुए हैं और वो भी कितने दिन बचे रहेंगे पता नहीं।
तो कुल मिला के ओवरऑल तालिबान का राज खतरनाक है। 1996 से लेके, आप मैंने तो बहुत ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताई, वैसे तो हिस्ट्री बहुत डिटेल्ड है। तो 1996 से लेके अगर आप 2001 का टाइम पीरियड देखोगे तालिबान का, बहुत गंदा और काला समय था। और वो काला समय यहाँ पे वापस आता नजर आ रहा है, क्योंकि यूएसए बोल रहा है कि भाई हम तो 2001 से लेके 2021 हो गया, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर निकलो। तालिबान चाहता है कि भाई एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे, एक इस्लामिक एमिरेट बनाएंगे, और इस्लामिक एमिरेट में डेमोक्रेसी तो होगी नहीं। अब अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी आई है, इलेक्शन होते हैं, लगता नहीं है कि तालिबान किसी भी प्रकार के इलेक्शन कराने के मूड में है। एक बार यूएसए की फोर्सेस यहां से निकल गई, तो यूएस की फोर्सेस के होते होते तो वायलेंस हो रहा है। एक बार यूएस की फोर्सेस निकली तो किस हिसाब का वायलेंस होगा और किस हिसाब से इलाकों पे कब्जा होगा, कोई मतलब आप एस्टिमेशन ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। हमें समझना यहाँ पे जरूरी है कि इंडिया का यहाँ पे क्या बोलना है, इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है। देखिए, इंडिया का हमेशा से ये बोलना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी होगा वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल होना चाहिए। बात यहाँ पे ये कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड, ये अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि ये जो तालिबानी है वो भी अफगान के ही है, उनकी एथनिसिटी अफगान की, वो है अफगानिस्तान की। ठीक है, तो पीस और रिकंसिलेशन चाहता है इंडिया अफगानिस्तान में, ठीक है। तालिबान भी सामने सामने बोलेगा कि भाई हम पीस ही चाहते हैं। न्यू दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया है यूएस तालिबान एग्रीमेंट में और यूएस अफगानिस्तान पीस एग्रीमेंट में। न्यू दिल्ली को भी पता है कि तालिबान को अब पूरी तरीके से यहां हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और तालिबान को ऑफिशियली इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट पूरे चांसेस है कि बैक एंड में तालिबान के साथ बातचीत इंडिया ने शुरू कर दी होगी। रीजन भी यूएसए का बाहर निकलना अब तय है। अफगानिस्तान की पॉलिटी में तालिबान का कंट्रोल पक्का आएगा, और ऐसा नहीं है कि तालिबान आंख बंद करके पाकिस्तान का साथ देगा। तालिबान पाकिस्तान की अच्छी बननी थी जब तक यूएसए खुले आम तालिबान से लड़ रहा था। डेफिनेटली पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बैक एंड से तालिबान को सपोर्ट किया और यूएसए को बेवकूफ बनाया। बट ऐसा नहीं कि एक बार यूएसए यहां से निकल जाएगा उसके बाद तालिबान पाकिस्तान भाई भाई की तरह रहेंगे। इश्यूज आ जाते हैं सामने, और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत तेज हैं इंडिया के। तो पूरे चांसेस है कि बैक एंड से इंडिया की बातचीत हो रही होगी तालिबान के साथ। डेफिनेटली हमारे जो एसेट्स हैं, इंडिया के जो एसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको सेफगार्ड करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप समझिए, म्यांमार में डेमोक्रेसी थी, ऑन्ग सैंग सूकी की सरकार थी। अब वहां पे मिलिट्री जनरल आ गया, तो क्या मिलिट्री जनरल के साथ इंडिया ने रिश्ते तोड़ दिए? नहीं तोड़े, तोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान दुश्मन बने हुए हैं। तो अगर हमने म्यांमार को अपना दुश्मन बना लिया तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी टेरर सेल्स हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे। तो इस केस में म्यांमार के साथ हमने कंडीशंस के हिसाब से अपने स्टैंड को बदल दिया, उसी हिसाब से अफगानिस्तान में भी कंडीशंस के हिसाब से हमने स्टैंड को बदलेंगे। कल की डेट में अगर तालिबान पावर में आता है तो इंडिया को तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत करने के लिए रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, बैक एंड से बातचीत हो रही होगी। ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत से प्रोजेक्ट चलाए अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें से एक सलमा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, 2018 किलोमीटर की रोड है डेल अराम टू जारांस, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है $75 मिलियन पे, एक 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन है पुल एक खामरी से काबुल तक की, एक सब स्टेशन है। तो काफी पैसा खत्म किया है, आप मैप पे देख सकते हो कि कहां कहां, ये डेल अराम जारांस हाईवे। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया के बहुत मेजर प्रोडक्ट्स है, और इन मेजर प्रोजेक्ट्स और अपने आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली अफगानिस्तान की नेशनल सरकार के साथ तो रिश्ते बना ही रहा है, तालिबान के साथ बैक एंड चैनल टॉक्स भी कर रहा होगा। हालांकि इंडिया खुलेआम कभी भी अपने व्यू पॉइंट्स को सामने नहीं दिखाता। डेफिनेटली चाइना का एक्सेस यूएसए के जाने के बाद बढ़ सकता है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है ही, तो पाकिस्तान हो सकता है पूरी कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके वहां पे टेररिस्ट को पनपा के इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करा सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया इंटरेस्टेड है, और तालिबान के साथ बैकएंड से बातचीत हो रही होगी। तो अब तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखना सही नहीं है। अब तालिबान को एक ऐसे ग्रुप की तरह देखना जरूरी है जो अफगानिस्तान के ही नेटिव लोग हैं, वो अफगानिस्तान के लोगों की एक नेटिव आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के साथ नेगोशिएशन से और बातचीत करके निपटा जा सकता है। क्योंकि उनको मारना तो पॉसिबल नहीं है, 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका वाले नहीं मार पाए, तो अब कौन ही मार पाएगा। तो ये मैंने ब्रीफली तालिबान के बारे में बात की है। वैसे तो इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन बहुत बड़ी हिस्ट्री की वीडियो बनाने में समय भी जाता है, आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने आपको बता दी। 1994 में इन्होंने पहला शहर कब्जाया था, 1996 से लेकर 2001 तक इनका खुला राज था, और काफी क्रूअल राज था। वो क्रूअल राज वापस देखिए, उस लेवल का क्रूअल राज तो देखिए तालिबान का वापस नहीं आएगा, क्योंकि तालिबान को ये पता है कि एक लिमिट से ज्यादा अत्याचार करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तो फिर से कल कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास होकर हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी तालिबान के ऊपर ये पता है, उनको प्रेशर है कि
हमें कुछ तो ह्यूमन राइट्स देने पड़ेंगे। अभी कितना ह्यूमन राइट्स देने के मूड में है तालिबान वाले, ये वो तब बात करेंगे जब यूएस की फोर्सेस बाहर निकल जाएंगी, और डेफिनेटली 11 सितंबर तक तो यूएस की फोर्सेस बाहर निकल ही जाएंगी। यूएस अब ज्यादा पछड़े में पड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद किस प्रकार की पॉलिटी उभर के आती है, लड़ाई ज्यादा होती है कम होती है, ये उसी समय पता चलेगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस था इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे जाके पीडीएफ प्रिंट भी मार सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ प्रिंट मारना है तो डेस्कटॉप से इस वेब पेज को एक्सेस करिएगा बिना एएमपी के, जो कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के अंदर अगर आप इस वेब पेज को एक्सेस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी, प्रिंट ऑप्शन नहीं दिखेगा। प्रिंट ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिखता है आर्टिकल में। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो मान लीजिए फ्लैश सेल वाले आर्टिकल्स पे अगर आप जाते हो, तो फ्लैश सेल वाले आर्टिकल पे पहुंच के आपको बिल्कुल सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन राइट साइड में मिल जाएगा, उसको दबा के यहाँ से आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एएमपी में एक्सेस मत करिएगा, फोन में एक्सेस मत करिएगा, वहां पे प्रिंट ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। और फोन पे क्या ही प्रिंट करोगे, सेव तो वैसे भी डेस्कटॉप में करोगे ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप को आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।